नमस्कार। आप देख रहे हैं सीजीवाल। कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू होने के बाद पाबंदियों की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में है। स्वाभाविक रूप से जब पाबंदियां लगती हैं तो उससे छोटे बड़े कारोबार प्रभावित होते हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया जी उपस्थित हैं। केडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद बहुत रुचि बहुत जी, याद करने धन्यवाद के भी लिए। है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो पाबंदियां जितनी दिखाई दे रही हैं, उससे कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है, छोटे और बड़े कारोबार पर? देखिए, पिछले मार्च महीने से आज 13-14 महीना हो गया है। कोरोना का प्रभाव कमोबेश ये 13-14 महीने में हरदम रहा है, क्योंकि कोई चीज इस तरह की महामारी के रूप में आती है तो उसका असर छोटे मोटे दौरान नहीं रहता है, उसका असर लंबे दूरगामी होते हैं। एक समय तो हमने देखा है कि लाखों की संख्या में श्रमिक पैदल भी भागे, साइकिल में भी भागे, मोटरसाइकिल में भागे। जो साधन मिला उसमें देश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ भागते हुए श्रमिक नजर आए, और उसका मतलब पूरा देश लगभग बंद की स्थिति में भी आ गया था। आज कोरोना का उससे ज्यादा खतरनाक प्रभाव होने के बावजूद भी लोगों की मानसिकता में भी अंतर आया है कि अब उसका सहन करने की क्षमता में भी अंतर आया, ऐसा लगता है। क्योंकि वैसी भगदड़ न तो श्रमिकों में दिखती है, न वैसा आतंक श्रमिकों में दिखता है, न कारखाना मालिकों में, व्यवसायियों में भी वैसा आतंक दिखाई पड़ता था जब नया नया हम लोगों ने भुगता था। इसका साफ मतलब ये है कि कोरोना के साथ जीना भी हमने कुछ सीखा है, मगर कोरोना से बचने के जो बहुत सामान्य उपाय है और जिसको आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है, उसका उपाय का अपने जीवन में उपयोग अभी भी नहीं कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है, और उसी का कारण ये है कि कोरोना का प्रभाव दूसरी लहर जिसको कह रहे हैं बड़े खतरनाक ढंग से हमारे जीवन में आ रहा है, सबके जीवन में आ रहा है। व्यवसाय पर भी इसका असर दिखाई पड़ना फिर से चालू हो गया है। हालांकि एक बहुत आश्चर्यजनक बात नजर आती है, जिसको मैं विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं, समझ भी नहीं पाता। कोरोना के कारण व्यवसाय उद्योग जगत में असर जबरदस्त पड़ रहा था, किंतु ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे तरह के मॉडल कार के ऐसे हैं जो 6-6 महीने, 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट में है। एक दूसरा, सीमेंट स्टील के दाम तेजी से गिरने थे। आज 6 महीने के अंदर में 40% सीमेंट और स्टील के दाम बढ़ गए, जबकि निर्माण कार्यों में असर पड़ना था, कारखानों में असर पड़ना था, तो खपत में कमी आनी थी। खपत में कमी आने से दाम गिरने थे, उल्टा दाम बढ़ गए हैं। तो इस तरह की परिस्थिति, और सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है कि आज के जमाने में जीएसटी जीएसटी का संकलन कितना हो रहा है। इस बार तो आश्चर्यजनक रूप से 1,23,000 करोड़ रुपया को भी मार्च महीने में जीएसटी का कलेक्शन उससे भी ज्यादा हो गया। ये जो घटनाएं हैं, कोरोना के अर्थव्यवस्था पे असर के विपरीत है। ये जो चीजें हैं, इसका भी अध्ययन करना जरूरी है कि क्या चीजें हैं, और थोड़ा मैंने भी अपने ढंग से इसका अध्ययन किया है। तो ये अभी वर्तमान की स्थिति पर अपन बात करें, जैसे आपने कहा कि पिछले बार हम सब के लिए ये कोरोना लॉकडाउन जैसा शब्द नया था और हम सभी उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और जैसा आपने भी कहा और हम सब भी देख रहे हैं कि पिछले करीब करीब साल भर से कभी ऊपर कभी नीचे
कारोबार पर और सभी के जनजीवन पर भी इसका कहीं न कहीं असर पड़ता रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इससे आपने तो ये जो परिस्थिति बताई कि जो कार की बिक्री या सीमेंट और छड़ के दामों में जिस तरह की स्थिति बनी है, उससे तो अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यवसाय पर फ़र्क तो नहीं दिखता अगर इस रूप में जीएसटी वगैरह को इन सब बातों को देखें तो। तो अब ये जो दूसरी बार ये स्थिति आई है तो हम अपने पिछले तजुर्बे के आधार पर उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे हम इसका मुकाबला फिर उसी ढंग से कर सकें? देखिए तो जी पहले इसको समझना जरूरी है कि जीएसटी का मुख्य कलेक्शन बड़े उद्योग व्यवसाय जगत से होता है, मुख्य हिस्सा, और इसके व्यवसाय में कोई असर नहीं पड़ा है, इसलिए जीएसटी कलेक्शन में कोई असर नहीं पड़ा है। जैसा मैंने आपको सीमेंट के बारे में बताया, स्टील के बारे में बताया, पावर सेक्टर बताया, कोल माइन सेक्टर बताया, माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में है, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में है, सब जो मेजर सेक्टर है उस पर कोई असर नहीं पड़ने के कारण जीएसटी कलेक्शन में भी वृद्धि हुई है, और इस सेक्टर का जो रोजगार है उस पर भी कोई अभी नुकसान नजर जो पिछले बार दिखाई पड़ा था अभी नहीं दिखाई पड़ा। पिछली बार भी और इस एक साल के दौरान भी और आज भी सबसे ज्यादा ऐसी स्थितियों से परेशान, दुखी, पीड़ित कौन है इसको समझना जरूरी है। जब भी लॉकडाउन की चर्चा होती है या इसको बंद कर दें, इसको चालू कर दें, टाइमिंग कम दे, टाइम बढ़ा दें, अदर लॉकडाउन कर दें, ये सब कर दें, तो उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है, मैंने देखा है और आप भी जानते हैं अच्छी तरह, वरिष्ठ पत्रकार है, ठेला वालों पे, सड़क में बारदाना बिछा करके धंधा करने वाले लोग हैं, ऑटो सेक्टर के लोग, स्टेशन में चले जाइए सुनसान नजर आता है। 2-3 हजार ऑटो चलते थे, 1,000 रिक्शा और 10-5-20 टांगे वाले भी चलते थे, कुछ दूसरे लोग चलते थे, सब टोटल बंद, सुनसान पड़ा हुआ है। आखिर ये अपना रोजगार कैसे चलाते होंगे, अपना परिवार को कैसे पाल, इनके साथ भी क्या वैकल्पिक बिजनेस की व्यवस्था है। सब्जी वालों पर असर पड़ता है, छोटे छोटे चाट पकोड़े की दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग डरते हैं चाट पकोड़ा सड़क में खड़े होकर के खाने से। सबसे बड़ा असर पड़ता है सर्विस सेक्टर पे, लोग सैलून जाना कम कर देते हैं, ब्यूटी पार्लर बंद हो जाती है। एक दो महिलाएं परिचित है, उन्होंने ये व्यवसाय से जोड़ा, हमारे मेला में आती थी, अब आती रोते हैं, बोले 1 साल से हमारा बिल्कुल धंधा बंद पड़ा हुआ है, सारे स्टाफ को निकालने वाली 2-3 स्टाफ तो है ही है और हम है, किराए का 1-1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है, 10-20 हजार रुपए की इनकम नहीं है महीने में, क्या होगा, भविष्य क्या होगा। ये सेक्टर जो है, अब देखिए शादी ब्याह में असर पड़ा है, तो टेंट वाले हैं, लाइट डेकोरेशन वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज कितनी जुड़ी हुई रहती है, इवन कैटरिंग वाले हैं, खान पीन वाले हैं, और होटल इंडस्ट्री है। पहले 100 कमरा लोग बुक करते थे शादी ब्याह में, अब 10-20 कमरा बुक कर रहे हैं, 50 आदमी ज्यादा नहीं आएंगे, 500 आदमी जाते थे, 1,000-2,000 आदमी जाते थे। तो इन सर्विस इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, सबसे ज्यादा असर पड़ा। और सर्विस इंडस्ट्री मैं अपनी फैक्ट्रियों से भी देखता हूँ, मेरे यहाँ जो स्थायी श्रमिक है वो तो शुरू से लेकर अभी तक हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब भी हैं, और उनको रोका हुआ है, हमने पेमेंट हम दे रहे हैं। किंतु जब जब लॉकडाउन की स्थिति आती है या टाइमिंग के अंतर आता है, तब तक अस्थायी श्रमिक में बहुत अंतर आ जाता है। जो टेम्पररी बुलाते हैं हम, और हमारा सामान ढोने के लिए ठेला वाले बुलाते हैं हम, रिक्शा वाले बुलाते हैं, ऑटो वाले बुलाते हैं, टेम्पो वाले बुलाते हैं, कुछ सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, उन पर जबरदस्त असर पड़ जाता है। अभी पिछले हफ्ते हमने जो बुलाया, और उसके 1 महीना पहले जो बुलाया, तो 50% की कमी आ गई है, तो ग्राहकी में 50% की कमी आ गई। तो हम लोग तो कुल मिलाकर के यहाँ तक कि लघु उद्योगों में भी 90% लघु उद्योग कोरोना के साथ जीना, कोरोना से युद्ध करते हुए, कोरोना के अंतर्गत अपने व्यवसाय से अपना पेट कैसा पालना हम लोगों ने सीख लिया। तो हम लोग पर जो असर पिछले बार हम घबराए थे मार्च में,
जब पहली बार लॉकडाउन की बात आई थी, थाली बजाने की बात आई थी, तो उस समय और आज में घबराहट की स्थिति नहीं है। सिवाय हम ये सरकार के नियमों को देखते रहते हैं कि इसका नियम कानून क्या है, जिससे हमको जीवन यापन कैसे करना है, फैक्ट्री को कैसे चलाना है, टाइमिंग क्या रखना है, व्यवसायिक टाइमिंग क्या रखना है, हमारे जो ग्राहक है उसके यहाँ जाने का टाइमिंग क्या रखना है, ये सब चीजों के लिए हम देखते हैं। मगर वो 8 घंटे में ही हम 18 घंटा की एक्टिविटी को शामिल करने की कला को सीख रहे हैं, सीख भी लिया काफी हद तक। किंतु ये लोग क्या करेंगे? इनके सामने बहुत सर्विस इंडस्ट्रीज वाले, ठेले वाले, रोजगार वाले, ऑटो वाले, शनिचर पड़ाव में आप जाके देखिएगा, शनिवार को, पिछले शनिवार, उसके पिछले शनिवार, इस शनिवार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सड़क में ठेले वाले देखिएगा, पहले 200-400 ठेले चलते थे, अभी एक ठेले वाला पर्ची तो मिला, तो मैंने बहुत दिन बाद दी, बोले भैया हम लोग 22-23 लोग रीवा से आए थे, अब 2-3 लोग हैं, 20 तो चले ही गए, अभी 1-2 साल बाद देखेंगे। वो लोग क्या लगाते थे? गुपचुप के ठेला लगाते थे। एक ही तरह के पटेल लोग हैं, और 20-22 लोग अपना ग्रिंग बना के अलग अलग मोहल्ले में गुपचुप, चाट ठेला, टिकिया का ठेला लगाते थे। इन सब पे जो रोजमर्रा अपना पेट पालते थे, अपना पेट अपने परिवार में पालते थे, और अपने साथ 2-4-5 लोग को रोजगार देते थे। उन पर केडी जी, अभी आपने जो जिन लोगों के हालात बताए कि जो सड़क पर अपना कारोबार करके गुजारा करते हैं, उनके सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट है। ये पिछली बार भी देखा, और अभी आपसे बातचीत के दौरान ही एक खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और लॉकडाउन का फैसला हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर इस तरह की स्थिति फिर आती है, तो मैं एक प्रश्न इसी के साथ और पूरक जोड़ना चाहता हूं कि हर कोई कहता है कि सरकार भी लॉकडाउन नहीं चाहती है, लोग भी लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। फिर ये परिस्थितियां, और ये बात भी जोड़ी जाती है कि लॉकडाउन इस जो बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों की तरफ हमको क्यों आना पड़ता है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्या क्या सोचते हैं इस संबंध में आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहला तो ये है, अगर 3 नियम का पालन हर व्यक्ति कर ले ईमानदारी से, निष्ठावान ढंग से। पहला, मास्क लगा के रखना, समय समय पर साबुन से हाथ धोना, और जरूरत पड़े सैनिटाइज करना बाहर जाने पर। और तीसरा, लोगों से दूरी बना करके रखना। अब वो जमाना चला कि हाथ गले में डाल करके घूम रहे हैं ले करके, अब तो जो हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करना, ये 3 चीज कर ले तो कोरोना पर 75-80% नियंत्रण किया जा सकता है। मगर दुख की बात यह है, इस बात को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सभी कहते हैं, किंतु 50% लोग नहीं करते हैं। सड़कों में चले जाइए, डंडा खाते हैं, डंडा खाना मंजूर है, किंतु मास्क लगाना मंजूर नहीं है। एक अजीब प्रकार का एक शौक आ गया है लोगों को, देखो हमने मास्क नहीं लगाया था, ये बड़ी दुखद स्थिति है। उसी कारण ये सब पैदा हुआ। मगर लॉकडाउन से बहुत समस्या का हल नहीं निकलता है, हमने देख लिया है और समय देख लेंगे। असली चीज है कि लोगों को इन 3 चीज पर मजबूर करना। एक हफ्ता अगर अपन ने लॉकडाउन कर दिया, एक हफ्ता लॉकडाउन कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लोग सरकार से चावल मांगेंगे, लोग सरकार से खाना मांगेंगे, समाज से खाना मांगेंगे, क्या करेंगे लोग? और उसके एक हफ्ते बाद फिर दूनी संख्या में सड़क में आएंगे। जिन्होंने एक हफ्ते में खरीदी नहीं किया है, वो अगले हफ्ते फिर तेजी से, तो वो क्या होगा? स्थिति वही कोई रहती। देखिए, ये तो ऐसा स्थिति है मजेदार कि अगर 24 घंटे दुकान खोलेंगे तो ग्राहक दुकान में बहुत कम आएंगे। 12 घंटा खोलेंगे तो दूने आएंगे, 6 घंटा खोलेंगे तो 4 गुने आएंगे, और 1 घंटा खोलेंगे तो 24 गुना आएंगे। आप हल्ला मचा दीजिए, गैस का सिलेंडर सरप्लस है, कोई लेने वाला नहीं है। और हल्ला मचा दीजिए, गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला है या हो गया है, फिर देखिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। आलू प्याज में हल्ला मचाया लोगों ने, नमक में झूठा हल्ला मचाया और 10 गुने दाम में बेचा। कई चीजों को आते, नया काकस तैयार हो गया व्यापारियों का, जो झूठा अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते हैं। फिर 10-20 गुना दाम में 1-2 हफ्ते तक सामान को बेच डालते हैं, वारा न्यारा कर लेते हैं। ये भी है। तो वो नहीं है। असली चीज है जन जागरण, और सरकार भी कर सकती जन जागरण।
पुलिस वाले अपना मर्यादा से ही कर सकते हैं। जी हर आदमी को, जो दूसरा आदमी है, तुमको अधिकार नहीं है मुझको बीमार करने का, वो हर आदमी अंटा लेके चले और दूसरे को मास्क पहनने पर मजबूर कर दे, तभी जाकर के ये नियंत्रण होगा, प्रभावी ढंग से नियंत्रण होगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि महाराष्ट्र में 50,000 मरीज रोज आ रहे हैं कोरोना के, और छत्तीसगढ़ में 5,000 आ रहे हैं, किंतु दूसरी जगह में 1,000 आ रहे हैं, इस जगह 500 आ रहे हैं। हर राज्य की स्थिति अलग क्यों है? इसीलिए कि जहां के लोग जितना ज्यादा स्वनियंत्रण में है, उतने ही ज्यादा वहां स्थिति काबू में है। खिड़िया जी ने बहुत ही विस्तार से इन बातों को रखा है कि आखिर पाबंदियां कितनी भी लगें, लेकिन हम यदि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर सकते हैं तो अपनी जागरूकता से, अपने बचाव से। खिड़िया जी, आपने इतने विस्तार से सारी बातें रखी, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे देखने वालों का भी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुद्र जी, याद करने के लिए। आप छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक है, और लिखने वाले, समझने वाले, सोचने वाले, अध्ययन करने वाले पत्रकार में आपकी ख्याति है। और अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करते, तो ऐसा लगता है कि विद्वान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।